हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स बहुत प्रयास करता है आप सभी की पढ़ाई को लेकर, क्योंकि स्टडीज़ को लेकर कहीं ना कहीं सभी को चिंता होती है। आपको चिंता होती है, टीचर्स को चिंता होती है, पेरेंट्स को चिंता होती है, सभी को रहती है। तो इसी श्रृंखला में हमको भी जोड़ लीजिए। हम भी इन्हीं चिंताओं के साथ आपके पास आते हैं, मगर हमारी चिंता थोड़ी सी डिफरेंस रहती है। हम ये चाहते हैं कि आपको जितना भी हम मटेरियल प्रोवाइड कराएं वो आप तक इजीली पहुंच जाए, उसके बीच में किसी भी तरह की कोई बाधा ना रहे। बाधा है पैसों की, कि भाई अगर आपको ये वीडियो या ये स्टडी मटेरियल पढ़ना है तो आपको कुछ पे करना है। तो इस तरह की बाधा हमारे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हम इसमें बिलीव करते हैं कि हमारे देश के सभी बच्चे अच्छे से पढ़ें, और इसी श्रृंखला में हम जो आपके लिए वीडियोस लेकर आते हैं ये 100% आपके लिए फ्री होते हैं। किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के आपके स्टेट बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, ओलंपियाड, एनटीएससी, जितना भी आपको वीडियोस दिए जाते हैं ये 100% फ्री होते हैं। इसके लिए हमारे चैनल पे आपको कुछ भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप कोई भी वीडियो कितनी बार भी देखना चाहें, जब चाहें देखना चाहें, आपको 100% फ्री मिलेगा। कुछ पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी श्रृंखला में जो हम अब आपके लिए लेकर आए हैं वो है मैग्नेट ब्रेन टेस्ट पेपर। ये टेस्ट पेपर हमारे टीचर्स द्वारा तैयार किया गया है, सिर्फ इसलिए कि हम आप अपने आप को एक बार टेस्ट कर सके कि आपने जो अभी तक पढ़ा है क्या आप उसे कर पा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं कुछ आपसे लैक हो रहा है। आप एक बार अपने आप को टेस्ट कर लेंगे कि कहीं अगर हमसे 1% की भी कमी रह जा रही है तो आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसी श्रृंखला में क्लास 4 से लेकर 12 तक के सभी सब्जेक्ट में आपको इस तरीके के टेस्ट पेपर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। सभी क्लासेस में, सभी सब्जेक्ट्स में आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो आप इन्हें करते जाइए। ये मैग्नेट ब्रेन टेस्ट पेपर जब हम आपके लिए सोल्यूशन लेके आते हैं, इससे 2 दिन पहले आपको प्रोवाइड करा दी जाते हैं हमारी वेबसाइट पर। नहीं, आपको पीडीएफ मिल जाता है। अब इन पीडीएफ को सॉल्व करिए और उसके 2 दिन बाद हमारा सोल्यूशन का वीडियो दिया जाता है आपको। तो यहाँ पर हमारा सिर्फ इतना प्रयास है कि आप एक बार चेक करिए कि कहीं आपसे कोई गड़बड़ी तो नहीं, क्योंकि भाई हम पढ़ तो बहुत लेते हैं, सीधे जाके एग्ज़ाम दें उससे पहले एक एग्ज़ाम छोटा सा हम भी यहाँ कर लेते हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ी तो हमसे नहीं हो रही है। अगर हम इसे कर लेंगे तो हमें ये पता रहेगा कि हाँ, हमारी प्रिपरेशन तैयार हो चुकी है, कहीं पर किसी तरह का कोई भी चूक नहीं हो रही है हमसे। तो जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि इसका पीडीएफ आपको 2 दिन पहले प्रोवाइड कराया जा चुका है, तो फिर ये कौन सी क्लास है, कौन सा सब्जेक्ट है, ये भी आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट है। क्लास है हमारी 9th हिंदी कोर्स ए। हिंदी की पूरक पुस्तिका है कृतिका भाग 1, उसका अध्याय है 4 माटी वाली। तो इसका पीडीएफ तो आप सभी को मिल ही चुका है। तो अब फटाफट इसके सॉल्यूशंस को देखिए, क्योंकि अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आ रही है, कोई चीज़ गड़बड़ है, तो आपको समझ में आता जाएगा कहाँ पे आप गड़बड़ी कर रहे हो। और जो वर्णात्मक प्रश्न होते हैं उनको भी लिखने का तरीका आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे शुरू हो रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी बहुविकल्पीय प्रश्न, फिर उसके बाद वर्णात्मक प्रश्न आएंगे। तो पहले इनको हम देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 है, टिहरी शहर कौन सी 2 नदियों के तट पर बसा हुआ है। इस पार्ट में टिहरी का जो विस्थापन हुआ था, जब टिहरी बांध बना था तो पुराना जो टिहरी शहर था वो पूरा पानी के नीचे डूब गया, तो वहाँ से लोगों को हटा के दूसरी जगह शिफ्ट किया गया था। तो ये उस विस्थापन की कहानी एक नॉर्मल जो मिट्टी ढोने वाली औरत है उसके माध्यम से हमारे सामने रखी गई है कि किस तरीके से भाई जिनकी ज़मीनें थी उनको तो विस्थापित कर दिया गया, उनको ज़मीनें मिल गई, लेकिन जिनके पास ज़मीनें नहीं थी उनका क्या हुआ, उनको कितनी परेशानी होनी पड़ी। तो अब ये जो टिहरी शहर है वो किन 2 नदियों के तट पर बसा हुआ है। भागीरथी और भीलांगना, कावेरी और नर्मदा, सतलुज और रावी, कोशी और व्यास। तो सही ऑप्शन है कि वो भागीरथी और भीलांगना नदी के तट पर बसा हुआ है। अब है प्रश्न संख्या 2, माटी वाली का रोटियों का हिसाब लगाना उसकी किस मजबूरी को प्रकट करता है। रोटी का वो हिसाब लगाती है, पहले घर में उसे 2 रोटी मिलती है तो एक रोटी अपने उसमें गमछे में बांध देती है, एक रोटी खा लेती है, फिर दूसरे घर से मिलती है तो फिर एक खा लेती है, फिर रख लेती है। तो अब फिर लौटते समय तो आज इतनी रोटियां हो गई हैं, आज उसको हम साग देंगे, प्याज देंगे, ये सभी चीज़ें जो सोचते हुए जा रही है, ये उसकी किस परिस्थिति को बता रहा है।
उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी ये बताता है, उसके परिश्रम के अनुसार फल नहीं मिलता, मतलब उसको जो परिश्रम करती उसके अनुसार फल नहीं मिल रहा, उसके पास रोटी बनाने का समय नहीं था, उसकी नीयत ठीक नहीं थी। तो सही ऑप्शन है कि उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। ये चीज़ जो है इन रोटियों के हिसाब से हमें सामने आती है। प्रश्न संख्या 3 है, गरीब आदमी का क्या नहीं उजाड़ना चाहिए? माटी वाली की कथन के अनुसार उत्तर दीजिए। माटी वाली ने आखिरी में उत्तर जो प्रश्न किया है कि गरीब आदमी का नहीं उजड़ना चाहिए, क्या नहीं उजड़ना चाहिए? घर, शमशान, गांव या शहर? तो सही ऑप्शन है कि शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, क्योंकि उसका पति मर गया था ना, तो अब तो उसका पति शमशान ग्रह में था, अब वो कहाँ जलाए, क्या करे, क्योंकि यहाँ तो लोग सबके घर ही जा रहे हैं, शमशान भी वहाँ डूब जाएगा। तो यहाँ पर तात्पर्य क्या था? शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, मतलब गरीब लोग आखिर जाए तो कहाँ जाए, जब उसके पास जमीन नहीं है तो उसे दूसरी जगह भी जमीन प्राप्त नहीं होगी। प्रश्न संख्या 4 है, प्रस्तुत पाठ के प्रसंग के अनुसार कौन खाने के समय आता है? जो पाठ हमारे सामने है, खाने के समय कौन आ रहा है? अभागा, जिसके पास समय ही समय है, कंजूस या भाग्यवान? खाने के समय कौन आता है? तो सही ऑप्शन है खाने के समय भाग्यवान आता है, मतलब उसके भाग्य की रोटी यहाँ पर बंधी थी, तो वही आया, जैसे माटी वाली है जो खाने के समय पहुंच जाती है। प्रश्न संख्या 5 है, माटी वाली पाठ के लेखक कौन है? ये जो पाठ हमने पढ़ा है इसको किसने हमारे सामने रखा है? विद्यासागर नौटियाल, फणेश्वर नाथ रेणु, जगदीश चंद्र माथुर, शमशेर बहादुर सिंह? तो सही ऑप्शन है इस पाठ को विद्यासागर नौटियाल ने हमारे सामने रखा है। प्रश्न संख्या 6 है, माटी वाली पाठ में लेखक ने किस समस्या को उजागर किया है? कौन सी समस्या को हमारे सामने इस पाठ के माध्यम से रखा है? गरीबी की समस्या को, अशिक्षा की समस्या को, अंधविश्वास की समस्या को, विस्थापन की समस्या को? तो सही ऑप्शन क्या है? ये है विस्थापन की समस्या को इस पाठ के माध्यम से हमारे सामने रखा है। देखिए, विस्थापन दो तरीके के होते हैं, एक परमानेंट मतलब हमेशा के लिए हो जाता है, एक होता है कुछ समय के लिए। जब प्राकृतिक आपदाएं किसी क्षेत्र में आती हैं, जैसे मान लीजिए तूफान आया या बाढ़ आया, तो कुछ समय के लोग वहां से जाकर थोड़ी कहीं और जाकर विस्थापित हो जाते हैं। लेकिन परमानेंट विस्थापन जैसे टिहरी नगर में हुआ, यहाँ पर औद्योगिक विकास के नाम पे हमेशा के लिए, मतलब अब वो उस जगह वो अपने वापस कभी आ ही नहीं सकते। तो ये इस तरीके के दो विस्थापन दायक, हमेशा के लिए वहां से उन लोगों को हटा दिया गया। प्रश्न संख्या 7 है, प्रस्तुत पाठ के अनुसार क्या चीज मीठी यानी कि स्वादिष्ट होती है? क्या चीज मीठी होती है? भूख, भोजन, जलेबी या रसगुल्ले? तो पाठ के अनुसार क्या होता है? भूख मीठी होती है। अब देखिए, आपके सामने बहुत सारे पकवान रखे, बहुत सारे जलेबी, रसगुल्ले, इमरती, मतलब जितना भी मीठा आप सोच सकते हैं सब कुछ रखा है, लेकिन आपका पेट भरा है, तो क्या आपको वो सारी चीजें मीठी लगेंगी? कभी मीठी नहीं लग सकती। क्यों? क्योंकि आपके पेट में जगह ही नहीं है, आप खा ही नहीं सकते हो। अब मान लीजिए आपके सामने जो रखा है करेले की सब्जी, टिंडे की सब्जी, लौकी की सब्जी, दाल, चावल, जो आप लोगों को नहीं पसंद आता, तो थोड़ी चीज़ें मुझे भी पसंद नहीं आती है, डोंट वरी, ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें, हम कुछ चीज़ें मुझे भी ऐसी हैं जो नहीं पसंद आती। तो अब ये रखिए, मगर भूख बहुत जोर से लगी है, मतलब अब बर्दाश्त नहीं हो रहा इतनी तेज, तो मतलब आप वो लौकी, करेला, तुरई, टिंडा जो आप बिल्कुल नहीं खाते हो, वो सब कुछ आप बहुत स्वाद लेकर खाओगे। क्यों? क्योंकि भूख लगी है। यहाँ पे भूख पे डिपेंड होता है कि क्या चीज आपको अच्छी लगेगी, क्या चीज अच्छी नहीं लगेगी। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो है वो सबसे मीठी होती है भूख। भूख के अनुसार ही हमें हर चीज का स्वाद आता है। प्रश्न संख्या 8 है, माटी वाली कहानी में किस शहर का उल्लेख किया गया? कौन से शहर का उल्लेख किया गया? देहरादून, पौड़ी, गोपेश्वर या टिहरी? तो सही ऑप्शन है टिहरी का जो है वो उल्लेख किया गया है। प्रश्न संख्या 9 है, माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में सोचने का ज्यादा समय क्यों नहीं था? उसके पास क्यों नहीं समय था कि उसका क्या अच्छा भाग्य क्या बुरा है? क्यों? वह भाग्यवादी महिला नहीं थी, इसलिए लोगों के घर में माटी पहुंचाने का उसके पास इतना काम था कि वह इस ओर ध्यान ही नहीं देती थी। उसके सोचने की शक्ति क्षीण थी, यानी बहुत कमजोर थी, वो सोच नहीं पाती थी। उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो सही ऑप्शन है हमारा खा। वो लोगों के घर में माटी पहुंचाने में इतना व्यस्त थी कि उसे इन सब चीजों के बारे में सोचने का कोई वक्त नहीं था।
प्रश्न संख्या 10 है, दूसरे घर में माटी वाली को कितनी रोटियां मिली थी? दूसरा घर, एक घर में तो 2 मिली थी, दूसरे घर में कितनी मिली थी? 3, 2, 4 या 1? तो सही ऑप्शन है, उसे वहां पे भी 2 रोटियां मिली थी। प्रश्न संख्या 11 है, माटी वाली के घर पहुंचते ही उसका पति कैसी नजरों से उसकी ओर देखता था? जब भाई वो बीमार था, हमेशा खटिया पे पड़ा रहता था, पलंग पे पड़ा रहता था, जब वो काम करके थकियारी घर पहुंचती थी तो उसको किस तरीके की नजरों से देखता था, ये पार्ट में मेंशन है। कैसी? उदास, कातर, प्रसन्न या भीगी? तो सही ऑप्शन है कि उसे वो कातर निगाहों से देखता था। प्रश्न संख्या 12 है, माटी वाली आज क्यों प्रसन्न थी? मतलब आज के दिन वो इतना, जिस दिन के लिए बारे में व्याख्या करी जा रही है इस पाठ के अंदर, उस दिन वो इतना खुश क्यों थी? क्या कारण था उसकी खुशी का? आज अपने पति को देने के लिए उसके पास 3 रोटियां थी, आज खूब कमाई हुई थी, आज उसे पीने के लिए चाय भी मिली थी, आज उसे कम काम करना पड़ा था। तो सही ऑप्शन थी कि आज उसे अपने पति को देने के लिए 3 रोटियां थी। कभी कभी तो वो बिल्कुल 1 रोटी भी लेके नहीं पहुंचती थी, मगर आज उसका पति को वो 3-3 रोटियां खिलाएगी, इस मन को सोचकर वो बहुत प्रसन्न थी। प्रश्न संख्या 13 है, माटी वाली के बुढ़े को रोटी की जरूरत क्यों नहीं रही थी? अब वो तो बड़े मन से खुश होकर जा रही थी कि आज 3 रोटी हम खिलाएंगे, साग भी खिला देंगे, सब सोच रही थी मन में। लेकिन जब वो घर पहुंची तो उसके पति को, अब उसके बुढ़े को उन रोटियों की जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि उसने पहले ही खाना खा लिया था, मतलब बुढ़ा पहले खाना खा चुका था इसलिए। क्योंकि उसे भूख नहीं थी, क्योंकि वह बीमार होने के कारण रोटी खाने में असमर्थ था, क्योंकि वह मर चुका था। तो सही ऑप्शन था कि जब वो घर पहुंची थी तब तक उसका पति मर चुका था, अब उसे रोटी की कोई आवश्यकता नहीं थी। प्रश्न संख्या 14, माटी वाली का कनस्तर कहाँ टिका रहता था? उसका जो कनस्तर जिसमें वो मिट्टी भर के लेके आती थी, वो कहाँ पर टिका कर रखती थी? माटी वाली की साइकिल पर, माटी वाली की कार में, रद्दी कपड़े को मोड़कर बनाए गए एक डोल ढिल्ले के ऊपर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है हमारा गा, रद्दी कपड़े को मोड़कर बनाए गए, मतलब एक कपड़ा लेती थी, उसको मोड़कर ऐसे से मोड़ के और ऐसे गोल गोल बनाए, उसको सर पे रख के और उसके ऊपर वो कनस्तर रखती थी, ताकि उस कनस्तर का वेट जो है ना, मतलब एकदम से उसके ऊपर हार्ड ना लगे, उसको तकलीफ ना हो इसलिए, और वो इजिली वो सारी मिट्टी ढोकर गांव, मतलब माटा खाना से शहर तक ला सके। प्रश्न संख्या 15 है, प्रस्तुत पाठ में माटी वाली की किस चारित्रिक विशेषताओं का पता चलता है? यानी कि ये जो पाठ हमने पढ़ा, इसमें माटी वाली की कौन सी विशेषताएं, यानी चरित्र के हिसाब से कौन सी विशेषताएं निकलकर हमारे सामने आती हैं? सत्यवादी, मेहनती, जिद्दी या आलसी? तो सही ऑप्शन हम जैसे देख रहे हैं पाठ में कि वो बहुत ही मेहनती लेडी थी। तो यहाँ पर उसकी सबसे जो चीज़ उभर कर आ रही है वो है उसका मेहनत करना, मेहनत करके कमाना। तब बूढ़े हो जाने के बाद भी वो मेहनत करके कमा रही थी। तो यहाँ पे हमारे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हो गए। अब सब्जेक्टिव शुरू होते हैं, यानी कि वर्णनात्मक प्रश्न। ध्यान दीजिएगा इनको लिखने के तरीके पे। प्रश्न संख्या 16, पाठ के आधार पर बताइए कि गरीब आदमी को जीवन में किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अब ये जो हमने पाठ पढ़ा ना, इसमें गरीबी को दिखाया गया है कि किस तरीके से माटी वाली अपनी गरीबी की परिस्थितियों से लड़ रही है, खाने को लेकर हर एक चीज़ को। तो इस पार्ट में क्या क्या एक गरीब व्यक्ति को परेशानियां हो रही हैं वो सभी लिखनी। याद रखिएगा, वर्णनात्मक प्रश्न यानी कि निबंधात्मक तौर पर लिखना है, लॉन्ग क्वेश्चन लिखने हैं इसको। तो कैसे करेंगे ये देखिए। माटी वाली पाठ के आधार पर कहा जा सकता है कि गरीबी का जीवन लाचारी का जीवन है। गरीब आदमी को कई प्रकार की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उसे पेट की भूख मिटाने के लिए, श्रम साध्य करने के लिए विवश होना पड़ता है। उसे कई घरों में काम करना पड़ता है और कई बार बेगार भी करनी पड़ती है। उसके पास निवास का कोई प्रमाण पत्र नहीं होता है, अतः उसे कहीं से भी कोई मदद नहीं मिलती है। यानी कि वो यहाँ पर रह रही थी, इस प्रकार का भी उसके पास कोई पत्र नहीं है। उसे उपेक्षा का जीवन जीना पड़ता है। इसी प्रकार पाठ में भी माटी वाली को अपनी रोटी का प्रबंध करने के लिए घरों में माटी पहुंचानी पड़ती है। गरीबी के कारण भविष्य अनिश्चित था तथा असुरक्षित रहता है। गरीब व्यक्ति भविष्य की आपदाओं के प्रति चिंतित रहते हैं। वे रोज मर मर कर जीवन जीते हैं, अतः उन्हें जीवन के में अनेक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।
तो उन्हें एक तरीके से हर एक चीज़ का सामना, रहना, खाना, पीना, ओढ़ना, हर मतलब आप खाने के लिए भी नहीं मिल रहा है पूरी तरीके से, उनको पहनने के लिए भी कपड़े नहीं होते हैं, बीमारी का इलाज कराने के लिए भी पैसे नहीं होते हैं, साथ में वो जहाँ रह रहे हैं उनकी वो ज़मीन भी उनकी नहीं होती, उसका प्रमाण पत्र नहीं होता, वो नहीं होता तो वो कहाँ जाकर भाई दूसरी जगह ज़मीन लेंगे। तो हर तरह बहुत सारी ऐसी परेशानियाँ होती हैं जो हमें इस पाठ में बतानी। तो सबसे पहले गरीबों को कौन सी परेशानी हो रही है आप वो लिखेंगे, फिर पाठ के हिसाब से माटी वाली को क्या क्या परेशानियां हुई, क्या क्या उसने परेशानियां फेस करी, वो आप यहाँ पर देंगे। अब आते हैं हम प्रश्न संख्या 17 पे। क्या है, माटी वाली पाठ में भारतीय संस्कृति के किन रूपों को उजागर किया गया है तथा हमारे लिए किस प्रकार प्रेरणादायक है। तो भारतीय संस्कृति के किन रूपों को उजागर किया और वो हमें क्या प्रेरणा प्रदान करते हैं, ये सारी, जैसे पीतल के बर्तन वाली बात हुई थी ना, उसी से चीजें में। तो यहाँ पर क्या है, माटी वाली स्त्री और मालकिन के मध्य में भारतीय संस्कृति के कई रूपों को उजागर किया है। माटी वाली एक गरीब परंतु अत्यंत मेहनती स्त्री है, साथ ही वह अपने बूढ़े और बीमार पति की देखभाल करती है। तो यहाँ तो ये समझ में आया कि वो स्त्री मेहनती है और उसका पति बीमार है तो उसकी भी वो देखभाल कर रही है। तो यहाँ पर जो भी एक केयरिंग वाली जो हमारी संस्कृति होती है ना, कि हमें देखभाल करनी है बुजुर्ग की, जो बीमार है उसकी, तो वो सारी चीज़ें हमें यहाँ समझ में आ रही हैं। उसके नए ग्राहक भी शीघ्र ही बन जाते हैं, मतलब वो बोलने में चालने में भी बहुत अच्छी है। अतः माटी वाली के माध्यम से इस पाठ में मेल जोल बढ़ाने वाले, कर्म के अटूट विश्वास रखने, कर्तव्यशील, पतिपरायण आदि सद्गुणों को उभारा गया है। सभी कुछ है, मेहनत भी कर रही है, पति की सेवा भी कर रही है, बहुत ही अच्छे स्वभाव की है, तो सब कुछ यहाँ जो चीज़ें एक अच्छी पर्सनालिटी में होनी चाहिए वो सभी सामने रखी गई हैं। ये सभी गुण भारतीय संस्कृति का अभिन्न है। इसके अतिरिक्त भारतीय संस्कृति हमें हमारे पूर्वजों का आदर करने की भी सीख देती है, यानी कि जो हमारे पूर्वज थे उनके द्वारा संजोई गई चीज़ों का भी हमें आदर, मतलब उनकी वो पूर्वज तो है नहीं हमारे पास, तो अब उन्होंने उनकी जो संजोई चीज़ें उनका ही अगर हम आदर सम्मान कर लेंगे तो समझ लीजिए हमने उनका सम्मान कर लिया। इस पाठ की मालकिन पात्र हमें इस गुण का पुनः स्मरण कराती है। अतः यह पाठ हमें भारतीय संस्कृति से परिचित कराते हुए इन गुणों को अपनाने की सीख देता है। हमें अपने अतीत पर गर्व करना चाहिए, उसे सहेज कर रखना चाहिए तथा अपने सभी कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। तो मालकिन क्या थी ना, वो पीतल के ग्लास में चाय लेकर आई थी। तो बात ये हुई कि भाई आजकल ये कहाँ देखने को मिलता है, आजकल तो लोग स्टील के में आ गए हैं। तो उन्होंने बोला भाई हमारे पूर्वजों ने बड़ी मेहनत करी थी, पता नहीं कितनी मुश्किल से उठा के ये पूरी पीतल के बर्तन की गृहस्थी, और आज हम उनको बेच दें। तो यहाँ पर क्या बताया गया, जो हमारी संस्कृति है, जो पूर्वजों की देन है, उनका सम्मान के लिए आज भी उन धरोहर को समेट कर रखा हुआ है। तो जहाँ ये समस्या दिखा रही है वहां पे ये बहुत सी हमें सीख भी दे रही है कि हमारी जो संस्कृति है हम उनको किस तरीके से संजोकर अभी भी रखे हुए हैं। प्रश्न संख्या 18 है, माटी वाली पाठ के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है, स्पष्ट कीजिए। अब इस पाठ के माध्यम से लेखक हमें क्या बताना और समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर किस तरीके से, एक तो विस्थापन की जो समस्या वो है, गरीबी की समस्या, कई चीज़ों ने उन्होंने बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं। तो क्या है, लेखक की यह कृति संस्मरणात्मक स्मृति कथा है जिसमें उन्होंने माटी बेचने वाली एक ऐसी औरत के संघर्ष की बड़ी वास्तविकता से दर्शाया है जो इस काम से अपना और अपने पति का निर्वाह करती है। उस माटी बेचने वाली महिला को पर्वतीय अंचलों में बनने वाले टिहरी बांध और उसके खिलाफ होने वाली सामाजिक जन आंदोलन से जोड़ दिया गया। जब एक्चुअल में जो हम बता रहे हैं, जब टिहरी बांध बन रहा था तो इसका बहुत विरोध हुआ, ठीक है, कि मतलब यहाँ नहीं बनना चाहिए, गंगा नदी को नहीं रोकना चाहिए। तो उस आंदोलन से उन्होंने इस पाठ को जोड़ दिया, मतलब माटी वाली को एक तरीके से जोड़ दिया है। लेखक ने आम लोगों की जागरूकता को बड़े सराहनीय ढंग से दिखाया है, जिसमें आम जनता और उसकी परेशानियां राष्ट्रीय मुद्दे की शक्ल अख्तियार कर हमारे सामने आई। तो ये कि राष्ट्रीय मुद्दा बना था कि आंदोलन हुए थे, बहुत लोगों ने आंदोलन किए थे, तो ये हमारे सामने ऐसे रखा गया था। पर्यावरण और पारिस्थितिक संतुलन को बचाने की यह साहित्यिक पहल निर्धनता जैसी अभिशप्त दशा को दर्शाती है। इसके अलावा माटी वाली के संपूर्ण व्यक्तित्व से पर्वतीय मिट्टी की सुगंध और सरलता प्रतिस्फुटित होती है। तो अब यहाँ पर क्या बताया गया, एक तो जो जन आंदोलन था उन्होंने उससे जोड़ा, फिर साथ ही वहाँ की जो मिट्टी, वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, ये हमारे सामने रखा। कुछ सामाजिक मुद्दे हमारे सामने रखे, जैसे विस्थापन जैसे मुद्दे आए वो रखा।
एक जन सामान्य की चीजें रखी कि उसे किस तरीके से गरीब आदमी को कैसे मुश्किलों का सामना करना है। तो उन्होंने कई चीजों को हमारे सामने रखकर हमें समझाने का प्रयास किया है। प्रश्न संख्या 19 है, माटी वाली पाठ के आधार पर माटी वाली के मूल्यों का आंकलन कीजिए। यानी कि आपको बताना है जो माटी वाली है उसकी विशेषताएं, उसने जो चीजें अपनाई वो सारी चीजें आपको यहाँ पर बतानी। मूल्यों का आंकलन का मतलब ही हो गया कि उसकी विशेषताएं क्या है। और जैसे ही पूछा जाएगा इस तरह का तो आप हमेशा रखिए कि विशेषताएं हो तो आप हेडिंग्स में या पॉइंट्स में ही आंसर दीजिएगा। तो क्या है, माटी वाली एक गरीब हरिजन बुढ़िया है जो घरों में मिट्टी पहुंचाकर अपना व अपने बीमार पति का पेट पालती है। उसके मूल्यों का आंकलन निम्नलिखित रूप से किया जा सकता है। कैसे? पहला है परिश्रम से जुड़ाव, यानी कि वो बहुत मेहनती थी, परिश्रम करके कमाने में ज्यादा यकीन रखती थी। माटी वाली अत्यधिक परिश्रमी महिला थी। वह वृद्ध होने के बावजूद भी परिश्रम करती है। वह प्रातः काल माटा खाना जाती है और शाम तक ही घर पहुंच पाती है। मतलब सुबह सुबह वो माटा खाना के लिए निकल जाती है, वहां से माटी लाती है, सबके घरों में देती है, फिर कहीं जाके शाम तक पहुंचती है। मतलब एक वृद्ध होते हुए भी वो पूरा दिन मेहनत करती है। फिर दूसरा है उत्तरदायित्व का निर्वाह, यानी कि उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो उन्हें अच्छी तरह से जो है बेयर कर रही है, उन्हें अच्छे से निभा रही है। माटी वाली अपने उत्तरदायित्वों के प्रति पूर्ण रूप से बाध्य है, उसका प्रतिबद्ध है, बीमार है, वह अशक्त है। ऐसे में माटी वाली अपने उत्तरदायित्व का उचित निर्वाह करती है और रोजी रोटी चलाती है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भाई घर में खाली पति की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि कमाओ और घर को चलाओ, ये दोनों का बराबर हिस्सेदार। जैसे हम ये चाहते हैं कि जो घर में जैसे आपके पापा मम्मी हैं तो मम्मा ही खाली काम नहीं करते, पापा भी काम में हेल्प करते हैं। तो उसी तरह अगर मम्मा को भी अपॉर्चुनिटी मिलती है वर्क करने की, बहुत सारी आप लोग की मदर्स होंगी जो वर्क करती होंगी, तो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर होती है। तो वहां पे यहाँ इसने अपना उत्तरदायित्व समझा कि अगर पति काम नहीं कर सकता है तो उसकी जगह उसने काम करने की कोशिश करी और घर चलाया उसने। तो वो अपने उत्तरदायित्वों को अच्छी तरह समझती है। तीसरा है व्यापक दृष्टिकोण, मतलब जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है वो काफी ज्यादा ब्रॉड है। कैसे? माटी वाली बिना किसी भेदभाव के हर घर में माटी पहुंचाने का काम करती है, जिससे उसके व्यापक दृष्टिकोण का। अब यहाँ पे ब्रॉड माइंडेड, आप जैसे बोले व्यापक दृष्टिकोण मतलब समझ लें ब्रॉड माइंडेड, तो यहाँ पर उसका तात्पर्य है कि बहुत से लोग होते हैं जाति धर्म भेद के नाम पे, एक तो वो हरिजन थी, तो ये सब चीज सोचते हुए भी वो हर घर में माटी पहुंचा रही थी, वो किसी तरह का जाति धर्म का भेदभाव नहीं कर रही थी। फिर है समय की मांग स्वीकारना, यानी कि समय के अनुसार चीजों को करना। अब होता है ना कि अब हमारे देखिए हम सभी के कुछ ना कुछ सिद्धांत और कुछ नियम होते हैं, लेकिन समय के साथ उन सिद्धांतों में मोड़ तरोड़ हमें भी करनी पड़ती है। जैसे माटी वाली समय की मांग को स्वीकारते हुए अपने बीमार पति की सेवा कर पूरा ध्यान रखती है। तो यहाँ पर क्या है, समय की मांग को स्वीकारती, तात्पर्य यह है कि भाई पति उसका काम कर रहा था, घर चला रहा था, अब समय की मांग क्या है, वो बीमार पड़ गया, अब वो घर से बाहर नहीं जा सकता, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने उठाई, घर का काम किया और घर चला रही है। तो ये उसकी विशेषताएं हैं जो हमने पाठ में देखी समझी और हमने आपके सामने से। ध्यान रखिएगा अगर विशेषताओं से रिलेटेड जैसे कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप हमेशा हेडिंग्स या पॉइंट में ही उत्तर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 20 है, माटी वाली नामक पाठ में निहित मानवीय संदेश को व्यक्त कीजिए। यहाँ पे मानवों के लिए जो संदेश है, मानवीय भावनाओं से रिलेटेड जो संदेश आ रहा है, हमें वो निकाल के सामने रखना है। कैसे? देखिए, प्रस्तुत पाठ के माध्यम से लेखक ने गरीब लाचार महिला को महत्वपूर्ण बताते हुए उसकी सेवा भावना को उभारा है। बुढ़िया द्वारा लाई गई माटी से ही घरों में चूल्हे लीपने का काम किया जाता है। माटा खाना ही उसकी जीविकोपार्जन का साधन है। टिहरी बांध बनने के कारण उसे अपनी जगह से विस्थापित यानी दूर होना पड़ेगा और नई जगह पर स्थान पाने के लिए सरकारी दस्तावेजों या प्रमाण पत्रों आदि की आवश्यकता होगी, जो उसके लिए संभव नहीं है क्योंकि उसके पास नहीं उसकी जमीन। ऐसे में अब वह क्या करेगी, कहां जाएगी, उसके जीवन का गुजारा कैसे होगा, इन्हीं प्रश्नों के जवाब खोजने की आवश्यकता है। समाज के लोगों को इस वर्ग के गरीब लोगों की इस समस्या पर ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए, आप मिडिल क्लास देख लो या हाई क्लास ले लो, इन लोगों के पास
डॉक्यूमेंट्स होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन जो हमारे होते हैं, जैसे हम पैदा होते हैं तो उसका डॉक्यूमेंटेशन है, हम जहाँ रह रहे हैं हमारे पास घर है। लेकिन जो लोअर क्लास लोग होते हैं, जो बहुत गरीब होते हैं, उनके पास बहुत समस्याएं होती हैं। उनके पास रहने की जगह एक तो नहीं होती, जगह उन्हें मिलती है तो उनकी अपनी तो होती नहीं है, तो उनके पास कोई प्रमाण पत्र नहीं होता कि वो यहाँ रह रहे हैं। ऐसे में अगर उन्हें पूरी तरीके से उठाकर दूसरी जगह रखा जाए, तो जब उनके पास प्रमाण पत्र नहीं तो दूसरी जगह भी उनको ज़मीन नहीं मिलेगी, तो वो बेचारे कहाँ जाएंगे, आप मुझे बताइए। तो ये समस्या जो बहुत बड़ी हमारे सामने उजागर करके रखी गई इस पार्ट में, तो ऐसे तबके के लोगों की आवश्यकताओं को हमें, जब बड़े बड़े कोई प्रोजेक्ट्स बन रहे हों, तो ऐसे लोगों को भी ध्यान में रखकर कार्य करना चाहिए। तो यहाँ पर ये पार्ट हमारा समाप्त हुआ, यानी कि हमारा ये टेस्ट पेपर यहाँ खत्म हुआ। आई थिंक आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा आंसर्स कैसे लिखने हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अब तक आपने कर लिया होगा। हमारा एक चैनल और है, मैग्नेट्स ब्रेन हिंदी, इसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके जो भी फ्रेंड्स या आस पड़ोस में या भाई बहन जो हिंदी मीडियम में हो, उनका भी स्टडी मटेरियल जो है वो मैग्नेट्स ब्रेन हिंदी में आएगा, तो वहाँ से वो अपनी हर परेशानी का निराकरण कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत आ रही है पढ़ाई में तो उसे वहाँ देखकर समझ सकते हैं। हमारे चैनल पर आपको प्रोवाइड कराया जाने वाला कंटेंट बहुत ही अच्छे से निकाल के हम आपके सामने लाते हैं, ताकि आपको पढ़ाई के लिए एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकें। साथ ही ये सारा कंटेंट चैनल पे टोटली अरेंज्ड है। आप क्लास वाइज, चैप्टर वाइज, बुक वाइज, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज जितनी भी सारी चीज़ें देखेंगे, सब कुछ टोटली अरेंज है। तो कहीं आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा एक टॉपिक देखने के बाद दूसरे टॉपिक के लिए। हमारे चैनल पर इसीलिए बने रहिए, क्योंकि हम आपकी हर एक परेशानी को ध्यान में रखकर कार्य करते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।